अगर आप इंडिया के ऑटोमोटिव सीन को थोड़ा भी फॉलो करते हैं ना, तो आपको पता होगा कि इंडिया की ऑटो मार्केट ना बहुत ही ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। कई सारी नई कंपनीज आ रही हैं अपनी नई नई गाड़ियों को लेकर इंडिया के अंदर, और जो कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना यहाँ पर, वो भी अपने नए मॉडल्स और अपग्रेडेड मॉडल्स हर साल ही लॉन्च कर देती है यहाँ पे। इंडिया की ऑटो मार्केट अच्छे खासे बूम पर है, लेकिन इस फैक्ट के बावजूद भी दो कार कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया के अंदर बिल्कुल ही शांत बैठी हैं, यानी कि रेनो और निसान। दोनों ही कार कंपनीज इंडिया के अंदर काफी ज्यादा खराब परफॉर्म कर रही हैं और इन दोनों की गाड़ियां बहुत कम बिक रही हैं इंडिया के अंदर। और अगर इन दोनों ही ब्रांड्स में से एक ब्रांड की बात करूं जिसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, तो वो है निसान। निसान के पास पिछले कई सालों से इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही मास मार्केट मॉडल अवेलेबल है, और वो है निसान की मैग्नाइट। इतने लंबे समय से सिर्फ एक गाड़ी पर रिलाय करना और उस गाड़ी को भी अपग्रेड ना करना, ऐसी चीजों की वजह से लोगों को ये लगने लगा था कि निसान इंडिया को छोड़ के भाग ना जाए। इसीलिए इंडिया के लोगों को सांत्वना देने के लिए निसान ने अपनी एक्स ट्रेल भी इंडिया के अंदर लॉन्च कर दी। अब जो मॉडल इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है वो पिछली जनरेशन एक्स ट्रेल का मॉडल है, और ये गाड़ी इंडिया के अंदर 60 लाख रुपए के प्रीमियम प्राइस पर लॉन्च करी गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये गाड़ी पूरी की पूरी सीबीयू यूनिट है, यानी ये बाहर बनती है और इंडिया के अंदर सीधा इंपोर्ट करी जाती है। और क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस इतना ज्यादा है, इसीलिए इस गाड़ी की सेल्स इंडिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि निसान को ये नहीं पता था कि इस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं बिकेगी, बेशक से उनको भी ये बात पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस इंपोर्टेड गाड़ी को इंडिया की मार्केट के अंदर इसलिए लॉन्च किया ताकि लोगों को ये लगे कि निसान भारत छोड़ के नहीं जाने वाली है, एज आई सेड बिफोर। लेकिन एट फर्स्ट प्लेस लोगों को ऐसा लगता ही क्यों? रेनो भी तो है इंडिया के अंदर जो निसान के साथ पार्टनरशिप में काम करती है, तो लोगों को ऐसा लगना तो नहीं चाहिए कि निसान इंडिया को छोड़ के चली जाएगी, राइट? वेल, इंडिया के अंदर ऐसी मानसिकता तैयार होने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है निसान की बर्बादी। निसान, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कार कंपनीज में से एक है, वो बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रही है। One of the world's largest car manufacturers and a major player in Australia's automotive market is on the brink of collapse. Nissan is facing severe financial pressure. But now Nissan is on life support. The company may not survive beyond 2025. जी हाँ, निसान के पास सिर्फ 1 साल तक का रनवे बचा है, यानी कि निसान के पास लिमिटेड पैसे बचे हैं सरवाइव करने के लिए। और यही रीजन है कि वो एक लंबे समय से दुनिया की 9th बिगेस्ट कार कंपनी होने के बावजूद भी सिर्फ एक गाड़ी लेकर बैठी थी इंडिया के अंदर, और कोई भी दूसरा नया मॉडल लॉन्च नहीं कर रही थी। निसान के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि कंपनी में से 9000 वर्कर्स को निकाला जा रहा है, और पिछले कुछ टाइम से कंपनी के सीईओ मिस्टर उचीडा और बाकी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आधी सैलरी ले रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास पैसे देने के लिए हैं ही नहीं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी गाड़ियां पूरी दुनिया के अंदर ही बहुत कम बिक रही हैं। तो डेफिनेटली निसान के हालात इस टाइम बहुत ज्यादा खराब हैं। तो अब क्या निसान का जो अंत है वो नजदीक आ चुका है? क्या कंपनी अगले साल तक खत्म हो जाएगी? वेल, कुछ दिन पहले तक तो यही लग रहा था, लेकिन तभी ये न्यूज आती है जिसमें बताया गया कि होंडा और निसान अब मर्जर करने वाले हैं साथ में। होंडा और निसान ने कोलैबोरेशन करने के लिए एमओयू साइन कर लिया है, और अब ये भी पीएसए ग्रुप, स्टेलांटिस और वीडब्ल्यू ग्रुप की तरह एक जॉइंट वेंचर बन जाएंगे, जिसके बाद ये दोनों कंपनी साथ मिलकर काम करेंगी और गाड़ियां बनाया करेंगी। साथ ही साथ इस जॉइंट वेंचर का पार्ट मित्सुबिशी भी होने वाली है, क्योंकि मित्सुबिशी के 24% स्टेक्स निसान के पास हैं। अब इस जॉइंट वेंचर का आगे चल के क्या होगा उसका तो हम कुछ ज्यादा अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस जॉइंट वेंचर को लेकर बहुत सारे सवाल जरूर उठ रहे हैं, जैसे कि निसान का जो लॉन्ग टर्म पार्टनर है यानी कि रेनो, उसका क्या होगा, और कहीं इस जॉइंट वेंचर की वजह से होंडा ही तो बर्बाद नहीं हो जाएगी। तो इन्हीं सब तरह के कई सवाल उठ रहे हैं, और इन्हीं सब सवालों पर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर जापान की 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोटिव कंपनी की ये हालत कैसे हुई। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि निसान बर्बादी की कगार पर आकर खड़ी हो गई हो। इनफैक्ट इससे पहले 1999 में निसान बैंकरप्ट होने वाली थी, और उस वक्त इनको बचाया था फ्रेंच ऑटो जायंट रेनो ने। रेनो ने 1999 में $5.4 बिलियन खर्च करके निसान के 37% स्टेक्स को एक्वायर कर लिया था, और आगे चल के सिर्फ थोड़े से टाइम बाद ही निसान के थोड़े और स्टेक्स रेनो के पास आ गए थे, जिसकी वजह से रेनो के पास टोटल 43.4% स्टेक्स हो गए थे निसान के, जिसकी वजह से रेनो के पास निसान की कंट्रोलिंग पावर आ गई थी। रेनो और निसान का जॉइंट वेंचर एस्टेब्लिश होने के लगभग 17 साल बाद यानी कि 2016 में मित्सुबिशी भी इस अलायंस में आ गई थी, और ऐसे ये बना निसान, रेनो और मित्सुबिशी का अलायंस। लेकिन इस अलायंस के अंदर सिर्फ ये 3 बड़े ब्रांड्स ही नहीं थे, बल्कि वो कंपनीज भी शामिल थी जो इन 3 बड़े ब्रांड्स द्वारा सेपरेटली ओन करी जाती हैं। इस कॉन्ग्लोमरेट के सभी ब्रांड्स को एक एक करके संभालने की जिम्मेदारी मिली थी कार्लोस गॉन को, और खासकर निसान की अगर हम बात करें तो कार्लोस गॉन ने इस कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा अपना टाइम दिया है एज ए सीईओ, और अपने वर्किंग पीरियड के अंदर इन्होंने इस कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ाया और खुद ही डुबा भी दिया। दरअसल कार्लोस गॉन को कॉस्ट किलर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो निसान के अंदर बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करा करते थे ताकि ब्रांड को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाया जा सके। उनके अंडर कॉस्ट कटिंग सिर्फ कार्स के अंदर ही नहीं हुई, बल्कि प्लांट्स और वर्क फोर्स में भी उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी,
क्योंकि उनके अंडर निसान के 5 प्लांट्स को बंद कर दिया गया था और लगभग 14% वर्कफोर्स को नौकरी से निकाल दिया गया था। एंड ये सब करने की वजह से एक्चुअली निसान पटरी पर भी आई और प्रॉफिटेबल भी साबित होने लगी। लेकिन जिस कार्लोस गॉन की वजह से चीजें ठीक होने लगी थी, उसी की वजह से बिगड़ी भी। दरअसल 19 नवंबर 2018 को टोक्यो के कोर्ट ने निसान के सीईओ कार्लोस गॉन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाया गया था फॉल्स अकाउंटिंग और फ्रॉड का। और इसी चलते निसान के टॉप एग्जीक्यूटिव हिरोतो साइकावा ने कार्लोस को निसान के बोर्ड से परमानेंटली डिसमिस कर दिया। और ऐसे ही कई अलग अलग मैटर्स में कार्लोस को अरेस्ट कर लिया गया और एक लंबी सजा सुनाई गई। लेकिन जापान के कोर्ट ने थोड़ी सी नरमी बरतते हुए इनको हाउस अरेस्ट में करने के लिए बोल दिया, लेकिन कार्लोस ने इस चीज का फायदा उठाया। उन्होंने अपने आप को एक डब्बे में बंद कर लिया और एक फ्लाइट के कार्गो एरिया में बैठकर लेबनान पहुंच गए, यानी कि जापानियों को उन्होंने चकमा दे दिया। और ऐसा होने की ठीक बात से ही निसान के हालात तेजी से बिगड़ते चले गए, क्योंकि निसान के पास कोई भी सॉलिड लीडरशिप नहीं थी और कार्लोस के कारनामों की वजह से निसान का नाम बहुत ज्यादा खराब हो गया था और इन्वेस्टर्स को निसान के ऊपर अब उतना ज्यादा भरोसा नहीं रहा था। और इसीलिए देखते ही देखते जिस निसान का मार्केट कैप 2018 के अंदर 40 बिलियन यूएस डॉलर का था, वो 2024 में श्रिंक होकर सिर्फ 8.71 बिलियन डॉलर का रह गया है, जो कि एक कार कंपनी के लिए बहुत ही छोटा नंबर है। तो निसान को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन इसके पीछे सिर्फ कार्लोस गॉन ही जिम्मेदार नहीं है अकेले, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि जो उनकी 2 बड़ी मार्केट थी जिनके अंदर वो गाड़ियां बेचा करते थे, वहीं पर लोगों ने उनकी गाड़ियां लेना बंद कर लिया है, यानी कि यूएस और चाइना। निसान की आधी से ज्यादा गाड़ियां सिर्फ 2 बड़ी मार्केट्स के अंदर बिकती हैं, यानी कि चाइना और अमेरिका, और वहीं पर निसान को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं पर उनकी गाड़ियां ज्यादा बिक नहीं रही हैं इस टाइम। जिसमें अगर हम सबसे पहले चाइना की बात करें और जानने की कोशिश करें कि क्यों वहां पर इनकी गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है चाइना के अंदर ईवी रेवोल्यूशन। निसान एक ऐसी कंपनी है जिसने अपनी लीफ के साथ सबसे पहले मास मार्केट इलेक्ट्रिक कार्स के स्पेस में कदम रखा था, जिसकी वजह से इनके पास इलेक्ट्रिक कार्स की जो एक्सपर्टीज है वो बहुत ज्यादा पहले आ गई थी। अब हालांकि इन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स के स्पेस में कदम तो पहले रख दिया था, लेकिन लीफ के आने के बाद इन्होंने कोई भी इनोवेशन नहीं करे। निसान की लीफ के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं चल सकती थी एक चार्ज के बाद, और इसके अंदर वो सारे फीचर्स नहीं थे जो आजकल की मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर आते हैं, जैसे कि टेस्ला वगैरह के अंदर आते हैं। साथ ही साथ निसान ने 1-2 और इलेक्ट्रिक कार्स के मॉडल निकालने के बाद इलेक्ट्रिक कार्स ही बनाना बंद कर दिया, और बस यहीं से चाइना के अंदर इनकी ताबूत में कीलें गड़ना चालू हो गई। क्योंकि चाइना ने पिछले कुछ ही सालों के अंदर BYD, ली ऑटो, नी और एक्सपेंग जैसी हद से ज्यादा एडवांस और बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनीज पैदा कर ली है, जिनसे लड़ना निसान के बस में नहीं था। तो चाइना के अंदर तो ये ईवी की वजह से फेल हुए। दूसरा, अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर भी ये ईवी वाला रीजन तो है, लेकिन उससे ही बड़ा रीजन है अपने पोटेंशियस मॉडल्स को टाइमली अपग्रेड ना करना। जैसे कि इनकी बाकी गाड़ियों को तो छोड़ दो, अगर मैं सिर्फ इनकी GTR की बात करूँ ना, तो वो आज तक भी 2012 में ही अटकी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा इन्होंने अपनी आइस कार्स की टेक्नोलॉजी में भी ज्यादा इनोवेशन नहीं करे, या फिर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जल्दी इनोवेशन नहीं करे। इन्होंने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लाने में काफी ज्यादा टाइम लगा दिया, जिसकी वजह से ये टोयोटा और होंडा जैसी बढ़त हासिल नहीं कर पाई अमेरिका की मार्केट के अंदर। साथ ही साथ थैंक्स टू कार्लोस गॉन, एक जापानीज कार मेकर होने के बावजूद भी निसान की जो रिलायबिलिटी है वो आजकल काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल हो गई है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है जिसकी वजह से यूएस मार्केट के अंदर ये बढ़त हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेजर मार्केट्स के अंदर गिरती हुई डिमांड और इस डिमांड के गिरने के पीछे के रीजंस जो हैं, यानी कि ईवीज और हाइब्रिड्स वगैरह में ज्यादा इनोवेशन ना कर पाना, ये 2 बड़े रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से निसान ना बर्बादी की तरफ पहुंच चुकी है। एंड एक्चुअली यही बर्बादी देखते हुए रेनॉ ने भी निसान का साथ छोड़ दिया है। आज से लगभग 4-5 साल पहले ही रेनॉ के पास निसान के 43% कंट्रोलिंग स्टेक्स हुआ करते थे, जो कि अब घटकर 15% पर आ गए हैं। यानी कि रेनॉ और निसान की जो पार्टनरशिप है वो वैसी नहीं रही है जैसी कि पहले हुआ करती थी, लेकिन अभी भी ये पार्टनर्स हैं। और ऐसे में निसान और होंडा के बीच में होने वाली अलायंस की वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार रेनॉ और निसान की जो पार्टनरशिप है उसका क्या होगा। क्या ये टूट जाएगी? क्या अब ये लोग मिलकर गाड़ियां नहीं बनाया करेंगे? क्या इंडिया में आने वाली डस्टर पर बेस्ड निसान टरानो नहीं आएगी? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। इस तरीके के सवालों पर निसान के CEO का कहना है कि रेनॉ के साथ भी उनकी सिनर्जी रहेगी और वो भी उनके साथ काम करेंगे होंडा से अलग। अब ये तो वो बोल रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि होंडा के आने के बाद ये रेनॉ के साथ मिलकर काम कर कैसे पाएंगे। ये बड़ा मुश्किल हो सकता है। खैर, अब जब होंडा की एंट्री की बात चली ही है तो अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर होंडा इस डूबती हुई कंपनी को बचाने की कोशिश कर क्यों रही है, उनका क्या फायदा है इसके अंदर। इसका सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है चाइना की इलेक्ट्रिक कार्स को। चाइनीज ईवीज लगातार जापानीज ब्रांड्स की मार्केट खाती जा रही हैं, और इसीलिए होंडा, निसान और मित्सुबिशी साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि वो इनसे लड़ सकें। और अगर हम स्पेसिफिकली होंडा की बात करें तो उनके पास कोई भी मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रिक कार नहीं है जो कि चाइनीज इलेक्ट्रिक कार मेकर से लड़ सके। हाँ, उनके पास एक कार है, लेकिन वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती है इन फ्रंट ऑफ चाइनीज कार मेकर्स।
तो इसीलिए होंडा निसान के साथ कोलैबोरेट कर रही है, क्योंकि इवन दो निसान के पास भी बहुत कम गाड़ियां अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिक फॉर्म के अंदर, लेकिन फिर भी निसान के पास एक लंबा एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का। तो यहाँ पर उनकी ये एक्सपर्टीज होंडा के काम आ सकती है। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा रीजन है निसान के साथ कोलैबोरेट करने का, और वो है बड़ी गाड़ियां। निसान के पास बड़े साइज की वैन्स और बड़े साइज की एसयूवीज बहुत सारी अवेलेबल हैं, जो कि होंडा के पास फिलहाल में नहीं है। तो होंडा को निसान के साथ मिलकर बड़ी गाड़ियों के सेगमेंट में एंटर करने का मौका भी मिलेगा, तो ये भी एक फायदा होने वाला उनको। तो ये कुछ फायदे हैं जो कि होंडा को इस कोलैबोरेशन से मिल सकते हैं, और लोगों को उम्मीद है कि ऐसा होगा भी। और इसीलिए जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, मतलब इन दोनों ब्रांड्स के मर्जर की अनाउंसमेंट हुई है, तब से निसान के जो शेयर हैं वो 30% तक ग्रो कर चुके हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना। माना जा रहा है कि ये मर्जर होने के बाद होंडा, निसान और मित्सुबिशी का जॉइंट वेंचर VW ग्रुप और टोयोटा के बाद 3rd लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट बन जाएगा। तो इसीलिए लोगों को उम्मीद है कि इस जॉइंट वेंचर के बाद बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना नहीं है, खासकर जापान से भागे निसान के पुराने CEO कार्लोस गॉन का। No, in my opinion, it's a desperate move. It's not a pragmatic deal because, frankly, the synergies between the two companies are difficult to find. There is practically no complementarity between the two companies. उनका कहना है कि होंडा और निसान की इस पार्टनरशिप का सक्सेसफुल हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही कंपनीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। और इस बात से उनका कहने का मतलब ये है कि निसान और होंडा की जो इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है ना, वो दोनों बिल्कुल सेम है। दोनों के ही पास कोई खास ईवी पोर्टफोलियो नहीं है और दोनों ही हाइब्रिड्स बनाती हैं। साथ ही साथ दोनों ही ब्रांड्स चाइना और यूरोप के अंदर अच्छी प्रेजेंस नहीं रखते हैं फिलहाल में, और अमेरिका के अंदर ये दोनों कंपनीज कम्पीट करती हैं। तो इसीलिए उनका कहना ये है कि इस तरीके की पार्टनरशिप के साथ वो अचीव क्या कर पाएंगे, जो कि काफी हद तक लॉजिकल भी लगता है। एंड एक्चुअली ऑटोमोबाइल्स की दुनिया के अंदर ऐसे मर्जर्स अक्सर फेल होते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनीज अक्सर साथ में काम करने आती तो हैं, लेकिन वो अक्सर लंबे समय तक इस रिलेशन को टिका नहीं पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इंडिया की ही बात कर लेते हैं, जैसे कि हीरो होंडा, महिंद्रा फोर्ड एंड महिंद्रा रेनॉल्ट जैसे कई ऑटोमोटिव कोलैबोरेशन इंडिया के अंदर हुए हैं जो एक समय बाद टूट गए। लेकिन वैसे ये तो कहना पड़ेगा कि निसान और होंडा के पास यहाँ पर एक एडवांटेज जरूर है, और वो ये कि वो दोनों ही ब्रांड जापानीज है। और अक्सर ये देखा गया है कि एक जापानीज ब्रांड दूसरे जापानीज ब्रांड के साथ अक्सर मिलकर आसानी से काम कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी हम कुछ ब्रांड्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि टोयोटा सुजुकी हो गए, या फिर मित्सुबिशी और निसान, जो कि बहुत लंबे समय से साथ में काम करते आ रहे हैं। तो हमें ये देखने को मिला है कि इन्होंने जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन है उसको कॉल ऑफ नहीं करा है और सक्सेसफुली चला रहे हैं। और वैसे अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं तो यही चाहूंगा कि ये जो निसान और होंडा का कोलैबोरेशन होने वाला है ना, ये बढ़िया एकदम चले, ढंग से चले, ताकि हमें बढ़िया बढ़िया गाड़ियां देखने को मिले इंडिया के अंदर। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के अंदर अपने विचार जरूर छोड़िए इस निसान और होंडा के कोलैबोरेशन के बारे में। थैंक यू।